भारत में यदि कहीं लोकतंत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखना हो तो पंचायती राज में मिलेगा, गाँव में। हाँ। ठीक है। और जो पंचायत में जो कहानी और किस्से जो बनते हैं पंचायतों से, हाँ। वो भी बहुत बेहतरीन किस्से होंगे इससे। तो ये कहानी किस्सों का एक पंचायती राज है, कहानियाँ बनती है, इतिहास बनता है, कुछ कहावतें बनती है। आज हमारे स्टूडियो में रजत उपस्थित है और आज हम जो वार्तालाप करने वाले हैं झरोखा राजस्थान पॉडकास्ट स्टूडियो में। तो सबसे पहले आज जो पंचायती राज का इलेक्शन आने वाला है, तो ये पंचायती राज का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से और कब से शुरू हुआ, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सर, पंचायती राज का कॉन्सेप्ट हमारे अभी से नहीं है, ये आदि अनादि संस्कृति के साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, पहले से। ये इसमें दो राय नहीं कि पंचायती राज जो बना 1973-74वें संविधान संशोधन, ये तो इसको एक संवैधानिक ढांचा दिया गया है। लेकिन इसका सर हमें इसमें प्राचीन ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी देखने को मिलता है। हमारे वेदों में भी इसकी पंचायत की जो परंपरा रही, मौर्य काल में भी रहा, गुप्त काल में भी रहा, सब साम्राज्य मुगल काल में भी रहा, सब में रहा और ब्रिटिश काल से लेके। और इसके बाद में हम 15 अगस्त 1947 के बाद में हम जब इसकी बात करें तो इसकी पहले पंचायती राज के रूप में नहीं था। ये 1953 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के इसके दौरान शुरुआत हुई इस पे पंचायती राज की जो। लेकिन ये एक अच्छी पहल थी नेहरू के द्वारा, भारत के पहले नेहरू जी ने किया था। बहुत ही अच्छी पहल थी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर शायद इसको शुरू किया गया। तो उसके बाद जब इसके बारे में इसकी क्या त्रुटियां रही इसके लिए कि 1957 में एक कमीशन बैठा और उसकी जांच की गई। तो उसने जांच के बाद इसके अलग अलग समय पे अलग अलग कमीशन बैठे। लेकिन इसका जो सैद्धांतिक और वैचारिक जो विकेंद्रीकरण की जो विचार था और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जो भूमिका जनता के अंतर्गत लेके जाना था, वो पंचायती राज एक अच्छा मॉडल, विकास का मॉडल था, जिसको 73 और 74वें संविधान संशोधन के रूप में इसे लागू किया गया। ठीक है। ये बहुत ही अच्छी पहल थी। लेकिन सर, पंचायती राज का जो स्वरूप आया, लोगों के बीच में शक्ति आई और पावर आया, तो इसका विकास का जो पैमाना आज दिख रहे हैं पंचायती लेवल पे, वो शायद बहुत ही बेहतरीन रहा। अच्छा, अभी एक हाल ही में हमारी सरकार द्वारा एक पंचायती राज पुनर्गठन अधिनियम लेके आए थे, ठीक है, और उसकी पुनर्गठन की क्या आवश्यकता थी। परिसीमन भी होता है, पुनर्गठन होता है, तो वो क्या रहा, किस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहेंगे हम लोग। सर, जो पंचायती राज जो परिप्रेक्ष्य की जब हम बात करें, परिसीमन की बात करें और नई पंचायतों का बनना, ये एक समय की मांग थी। समय की मांग ऐसे नहीं, जब परिसीमन हर 10 साल बाद में परिसीमन होता है तो जनसंख्या भी बढ़ती है। तो जनसंख्या बढ़ती है तो उस पर एक बॉडी होनी चाहिए, संस्था होनी चाहिए जो उन पर ये अच्छा है और नए यूथ को मौका मिलेगा, नए लोगों को मौका मिलेगा। तो इससे कहीं ना कहीं लाभ है इससे अभी तो, क्योंकि अब इलेक्शन अप्रैल में होंगे तो इसकी नेगेटिव पहलू पे तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब पुराना सेक्टर से अब नया सेक्टर बना है तो नए विकास के कार्य, नई पंचायतों का गठन और ये देखने को मिल सकता है। हालांकि गाँव में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये देखने को मिलता है कि हमारे गाँव कट गए, है ना, हम तो इस गाँव से जुड़े हुए थे, तो वो कहीं ना कहीं समीकरण ऐसा बना हुआ था। उसके लिए भी तो विपक्ष में आलोचना देखने को मिल सकती है। हाँ सर, जरूर आलोचना होनी भी चाहिए। किसी काम की हमेशा वाहवाही करना ही सही नहीं होता, उसकी आलोचना होनी चाहिए और आलोचना हमेशा बेहतर व्यक्तित्व निखारती है। पंचायती राज में भी ये कमियां रही, परिसीमन में रही, क्योंकि नज़दीकी जो क्षेत्र थे परिसीमन को लेकर, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ने जो कार्य जिनको दिया था उन्होंने अपनी पूर्णतः कर्तव्य निष्ठा के साथ इस कार्य को नहीं किया गया। ये शायद मुझे लगता है राजनीति के इर्द गिर्द ही इसका परिसीमन ज़्यादा हुआ है। मतलब जनता की राय को, इसमें जनता की अभिव्यक्ति की कोई जगह नहीं मिली, मुझे ऐसा लगता है। जैसे मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ तो हीरा कबास और माधु कबास जो ग्राम पंचायत बुथेड़ा के अंतर्गत आते थे, उन दोनों गाँवों को, जो नज़दीक क्षेत्र, उन दोनों गाँवों को बहुत दूर कर दिया गया। मतलब हीरा कबास गाँव को बागा कबास जो 6 किलोमीटर पड़ता है, मुझे छोटा गुड्डा के अंतर्गत डाल दिया गया। तो ये कितनी विचित्र बात है कि आप, मतलब जो नज़दीक क्षेत्र था उनको, सीमावर्ती क्षेत्र है उनको पास रखना चाहिए, लेकिन आप मतलब वहाँ मुझे नहीं लगता ये परिसीमन राजनीतिक तौर पे जो सत्ता के चाटुकारिता लोग थे, उन लोगों ने अपनी स्वेच्छाओं के अनुसार राजनीति मजबूती, अपनी वर्चस्व को कायम रखने के लिए अपने ही क्षेत्र में दबदबा, तो उनके अनुसार ज़्यादा हुआ है। ईमानदारी के साथ तो मैं कह सकता हूँ कि ये पूर्णतः ईमानदारी नहीं, पारदर्शिता के तक भी अभाव रहा इसमें।
तो फिर सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव करने वाले हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं असंतोष देखने को मिलेगा कि साहब हमारा क्षेत्र तो ये था और हम आप ही को वोट देते थे और विकास कार्य कहाँ चला गया, अब तो दूसरी जाति वाला कराएगा, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। हाँ जरूर सर, इसमें मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें तो अभी जो चुनाव होने वाले हैं और यूडीएस मंत्री जाबर सिंह करा ने कहा है कि अप्रैल मई के आसपास चुनाव कराएंगे, उसमें कुछ योग्यता का प्रावधान रखा है सरपंच और वार्ड पंच के लिए, वो क्या रखा है? वो सर जैसे वार्ड पंच के लिए 10वीं पास, सरपंच के लिए 12th किया है उन्होंने। हाँ एजुकेशन पैमाना अच्छी बात है, रखो, लेकिन ये पैमाना सर एक ही पैमाने पे मत रखो, फिर तो सारे पैमाने पे इसको एजुकेशन का पैमाना, क्या अनपढ़ सांसद भी तो विकास आगे तक बन सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है पैमाना, फिर एक सब यदि एक ही देश में एक ही तरीके की लोकतंत्र हो तो फिर इक्वलिटी की बात होनी चाहिए, सबके लिए समान शिक्षा की बात होनी चाहिए, यहाँ दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। अब होने को तो वहाँ पर जो 3 संतान वाला कॉन्सेप्ट वहाँ लागू नहीं, ये पंचायती राज में लागू था, वो भी हट सकने के चांसेस बन रही हैं। सर हटने के चांस है सर, एक जनसंख्या नियंत्रण की एक पॉलिसी हो सकती है, वोट की अभिव्यक्ति लोकतंत्र में चुनाव लड़का दोनों अलग अलग है। कोई कहे कि पॉलिसी आप जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए इलेक्शन पे किसी व्यक्ति को वोट के अधिकार से, चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सर पॉलिसी एक अलग चीज़ है, प्रक्रिया एक अलग चीज़ है, दोनों को देखना होगा, सोचना होगा, इसलिए सर संतान का रूल यहाँ सही नहीं है। सही नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें रिजर्वेशन आरक्षण वाला क्या प्रावधान रह सकता है? जो नई पंचायतें बनी हैं उसमें सुनने को मिल रहा है कि SC ST को दिया जाएगा, OBC का और क्या लेना देना होगा? सर इसमें जो आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण में तो सर जिसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलता है SC ST को, तो और OBC को राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, और जनरल में तो सब लोग उसमें तो सब आ ही सकते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आरक्षण अभी कह रहे हैं कि SC की होगी, ST की होगी, वो तो सर लॉटरी सिस्टम होता है, एक तरीके से पंचिंग सिस्टम होता है, उसमें तो जिसकी खुलेगी वो चुनाव लड़ेगा। तो महिला आरक्षण फिर भी तो यहाँ पर रहता है 1/3, क्या कॉन्सेप्ट है उसका? सर महिला आरक्षण सीधा ही है, जैसे 50% पुरुष है तो 50% महिला है, तो महिलाओं की भागीदारी उतनी, उसमें भी SC ST OBC महिला के लिए रिजर्व सीटें रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे? ये चुनाव पुनर्गठन हुआ, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? सर पुनर्गठन हुआ, 3000 नई पंचायतें बनी, इसमें 3000 पंचायतें नहीं बनी, 3000 अवसर भी और अवसर भी मिलेंगे, रोजगार भी बनेगा, जिसमें पटवारी की वैकेंसी आएगी, वीडियो नए बनेंगे, इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट है पंचायती भवन बनेंगे, प्राथमिक चिकित्सा बनेंगे, विद्यालय बनेंगे, सड़कें बनेंगी, गांव का विकास ही एक पैमाना हो सकता है। मतलब वो कहते हैं कि गाँव में कहावत है, दिन दुगुनी रात चौगुनी, उस हिसाब से विकास होगा, ऐसी अपेक्षाएं हम करते हैं, ऐसा ही उम्मीद है। पंचायती कहते हैं कि तो ये पंचायती राज एक विकेंद्रीकरण का स्वरूप जरूर है, लेकिन साहित्य और सर्जन का भी स्वरूप एक तरीके से है। तो तभी गांधी जी ने कहा था कि भारत की जो आत्मा है गाँव में निवास करती है। हाँ सर, वो सत्य है। तो इस संदर्भ में हमने जो विचार विमर्श किया, बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आए आपका, थैंक यू।